Okay, so now what we are going to do today is we are going to talk. We have already talked about that, but today we will do the depth analysis of that as you had a earlier problem with the frictions. So we are going to do friction today basically. To talk about friction. Okay, friction forces. ठीक है, means the talk about roughness. ठीक, एंड ऑल ये सारी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे, समझेंगे होता क्या है फ्रिक्शन, है ना। तो अब ध्यान से देखा जाए तो कोई अगर सरफेस रफ है तो होगा क्या बेसिकली। अगर अगर मान लो कोई सरफेस रफ है, जैसे मान लो मैंने एक सरफेस माना, जैसे मैंने कंसिडर किया, मान लो एक ऐसा सरफेस दे दिया तुम्हें, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, ठीक है, और इस ब्लॉक को थोड़ा सा एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दी। क्या प्रोवाइड कर दी, है ना। इसके साथ अपन ने एक एक्सेलरेशन को क्या किया, प्रोवाइड किया। अच्छा, जब एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करोगे तो ब्लॉक के साथ होगा क्या, ब्लॉक मूव करेगा। अच्छा, पहले एक फोर्स प्रोवाइड करता है हमेशा, पहले एक फोर्स के बारे में बात करते हैं। एक्सेलरेशन से तो मालूम है कि ऑफ कोर्स देयर इज वन स्टूडेंट मैसेजिंग मी, ओके विल टॉक टू हिम लेटर। सो ध्यान से देखो, तो बेसिकली अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, उसके ऊपर अगर अपन ने फोर्स अप्लाई किया तो मालूम है कि ब्लॉक मूव करेगा, ठीक है, अगर ये सरफेस कैसा है, स्मूथ, ठीक। अच्छा, एक एक चीज पूछता हूँ तुमसे, आज आज थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं हम, मतलब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रिक्शन, इजंट इट। सो लेट अस मेक इट इंटरेस्टिंग अ लिटिल बिट। मान लो एक रॉड है, एक वर्टिकल रॉड यहाँ पे खड़ा कर दिया, है ना। मतलब ये पॉइंट, ये कांटेक्ट में है ना, ये मतलब दूर नहीं है, इसको तो चलो नीचे ही कर लेते हैं ना। ऐसा है कि ये कैसा है, कांटेक्ट में है ना। और मैंने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दी, एज पे एक ऐसी फोर्स लगा दी, ठीक। और अभी भी ये सरफेस कैसा है, स्मूथ। तो ये जो रॉड है, जिसकी मास m है और लेंथ l है, ये मास m और लेंथ l वाली रॉड फॉल करेगी या नहीं करेगी, इज इट गोइंग टू फॉल और नॉट, इज इट गोइंग टू फॉल और नॉट, it will fall, isn't it? That's so true, but that's perfectly incorrect. Look, look at the surface. Which kind of surface is that? Smooth. Now, if it is going to fall, that means what should happen? This point of contact which is present on this surface, they must come at rest. Basically, they should do either backward slipping or they should have been at rest. Then only the rod will fall, isn't it? But since the surface is smooth, there is nothing over here which can be brought so that it can make the point P to have to come on rest or not. So definitely the rod is never ever going to fall. It will move with some kind of acceleration in forward direction all the instant of time. Similarly, this block will also move with some kind of acceleration always in the forward direction without stopping. Are you able to get me? If the surfaces are smooth in nature. Yes. Now look over the case. What will happen when you will place a block on a rough surface? I have a surface. Then I placed a block on it, and this block is nice, perfectly nice. The surface is a little bit rough. It's dangerous. It has a roughness on it. Okay. And then I applied my external force. I applied my what force? External force. Now let us think that it was, the block was of mass m. Go ahead or not. I call it as, let's suppose give a mass m some value. Let us call it to be 5 kg. How much is that? 5 kg.
Now basically the point was, the condition was given that minimum force required to move this block. See, since this is a rough surface, definitely this particular block will be opposed by the surface. It should not be moved perfectly. अगर स्मूथ सरफेस है तो आराम से ये मूव कर जाएगा, बिना रुके स्मूथ मूव कर जाएगा, है कि नहीं? लेकिन जब रफ है तो फिर कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगा। सबसे बड़ी कंडीशन है कि यहाँ पे एक मिनिमम फोर्स की डेफिनेशन आएगी कि सर इतना कम फोर्स डालोगे, मतलब अगर तुम 10 न्यूटन डालोगे तो बॉडी मूव करेगी, 10 न्यूटन से तुमने कम कर दिया तो बॉडी क्या करेगी? मूव नहीं करेगी। बोलो हाँ या ना? इज दैट क्लियर? सो दैट द मिनिमम फोर्स, वही मैं डिफाइन कर रहा हूँ, दैट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दिस ब्लॉक इज, लेट सपोज 20 न्यूटन्स। कितना न्यूटन है? ठीक। तुमने ब्लॉक को मूव कराने के लिए मिनिमम फोर्स की जरूरत रफ सरफेस पे कितनी है? 20। हमें अभी फ्रिक्शन वगैरह के बारे में कुछ नहीं पता, हम बस मालूम है कि मिनिमम फोर्स कितना देना है, 20। तो बॉडी क्या करेगी? मूव। ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले हमने अप्लाई किया, यहाँ पे फर्स्ट केस पकड़ा। ठीक, फर्स्ट केस सेम ब्लॉक। ठीक, ब्लॉक पकड़ा अपन ने, और हम क्या है, हम सिंस वी आर ऑल स्मार्ट, we thought let's do a thought experiment. Let's do a what? Thought experiment. And let's do one thing, that on this block apply a force of just 5 newtons to the center of mass. कितना फोर्स हमने अप्लाई किया? वही ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक मूव करेगी क्या? Is the block is going to move? But I will observe that the block is not going to move. The block does not move. But then the question arises, now where this force has went then? Friction. How come the friction will appear then? It's a rough surface. Then I can say that, sir, if there is a if there is a 5 Newton force, there is something which is either present in the backward direction, which is present in which direction? Backward direction, opposite to the direction of motion of the body, or opposite to the direction of tendency of motion of the body, which is preventing this block to go ahead or not. Basically this is going to be called as friction. This is going to be called as what? Friction. इसी चीज का नाम है friction. It will always oppose the motion in the two contact surfaces. क्या करेगा वो? हरदम मोशन को अपोज करेगा। दो सरफेस अगर मान लो रिलेटिव मोशन में आ गए हैं तो उनको हरदम क्या करेगा? अपोज। क्या करेगा? मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो जरा, तो इस ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? तो इसका मतलब अगर ये बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन 0 है, बॉडी अभी भी कैसा है? रेस्ट में है। बॉडी कैसा है बेटा? रेस्ट। तो नेट फोर्स ऑन द बॉडी मस्ट बी 0। नेट फोर्स कैसा हो जाना चाहिए? पहला फोर्स कौन सा लग रहा है? 5 न्यूटन। दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शन। तो क्या ये फ्रिक्शन अपन का 5 न्यूटन की वैल्यू को पकड़ेगा? तभी तो नेट फोर्स इसके ऊपर क्या होगा? 0। और तभी इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। बोलो हाँ या ना? तो फ्रिक्शन ने कौन सी वैल्यू पकड़ी? अप्लाइड फोर्स की वैल्यू पकड़ी क्या यहाँ पे? फ्रिक्शन पिक्स अप the value of applied force. बोलो हाँ या ना? Is that clear? तुमने फोर्स बढ़ाया, तुम चमत्कारी, तुम भगवान हो, तुमने बोला ऐसे कैसे, फ्रिक्शनवा ने हमें रोक दिया। तुमने बोला फ्रिक्शनवा को गद्दारी कर बे। तुमने क्या किया? तुमने बढ़ाया। डू यू नो भोजपुरी? कैन यू अंडरस्टैंड भोजपुरी और नॉट?
Oh shit, man. Sweet, so bad. হিন্দি আনবে বলে তো না আমিও খুব ভালো বাংলা বুঝতে পারছি ওকে তোমাকে কিছু তোমাকে কিছু প্রবলেম আছে আমার সাথে प्रॉब्लम আছে मीन्स थोड़ा थोड़ा बंगाली बोल सकता हूँ मैं কিছু কিছু বেঙ্গলি বুঝতে পারছি হ্যাঁ বলতে পারছো না আমার বাড়িটা कोलकाता कोलकाता में था मेरा घर कोलकाता में था ओके मीन्स फॉर सम टाइम आई टुक माय कोचिंग ओवर देयर इन रिसड़ा ओके yeah little bit I means I can fully understand Bengali but I can't talk that much because I was only there for 5 months. Okay, so now look over here. So the weight of the block is now 5 kg. Still, that same scenario is having over here. But you have one condition that since you are an intelligent human being, you applied the force of 10 Newton this time. What you applied? 10 Newton. But the minimum force required to move is still how much? 20. Once again, its acceleration will be 0. The body is still at rest. The body is still at rest. That means net force is how much? Net force is 0, isn't it? Net force is how much? 0. So that means once again the friction will appear, but that friction will once again take the value of which force? नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू फिर से क्या होना होगा 10 के बराबर मतलब वो क्या चीज के बराबर अप्लाइड फोर्स के बराबर ये जो फ्रिक्शन अगर समझो अगर ध्यान से समझो तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है मतलब अगर कोई बॉडी कैसा है स्टैटिक है मतलब अगर तुमने एक बॉडी को सरफेस पे रखा उसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई कर दिया है ना मान लो एक बॉडी को मैंने रफ सरफेस पे रखा है ना कैसा है सरफेस ये रफ है इज दैट क्लियर और तुमने उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया क्या कर दिया है ना और बॉडी अभी परफेक्टली रेस्ट में है कैसा है परफेक्टली रेस्ट में मतलब उसके अंदर मोशन की कोई टेंडेंसी नहीं है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या है 0 तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन पीछे की ओर जो फ्रिक्शन यहाँ पे आता है जो अपोज करता है इस रिलेटिव मोशन को उसी का नाम है बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलते हैं इस फ्रिक्शन को क्या नाम है इसका स्टैटिक आर यू एबल टू गेट मी और नॉट the static friction कब present है when the body is at rest although I have a external force applied over there or not so this is only appears when uh, the surface is rough appears when the surface is rough but the body is still at rest after applying external force मतलब मान लो मेरे पापा बोल रहे हैं अरे तुम बेटा घर से निकलो बाहर पापा से मान लो मैंने क्या किया गैंग गैंग वॉर किया और पापा बोल रहे बेटा तुम घर से बाहर निकलो तुम जाओ तो एकदम जल्दी फिर भी मैं नहीं निकल रहा हूँ तो मेरे ऊपर कौन सी फ्रिक्शन लग रही है स्टैटिक फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन आर यू एबल टू गेट मी और नॉट the most important property is this static friction since the body is at rest it will always take the value of x if external ये कौन सी वैल्यू को पकड़ेगा सो एक स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा पहले तो रेस्ट पे आएगा इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की जो हरदम मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू होती है वो क्या किसके बराबर होती है
मैग्नीट्यूड ऑफ या फिर वट एवर यू वांट से अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू के बराबर होगी। ठीक है, तो मतलब क्या मालूम चला कि बॉडी के ऊपर अगर मैं फोर्स बढ़ाया तो इसका मतलब क्या है, अगर मान लो तुम फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज करते हो, इफ वी इंक्रीज एफ एक्सटर्नल, और जब तक बॉडी रेस्ट में है, टिल द बॉडी इज एट रेस्ट, static friction will always increase or not? Will always increase linearly. Are you able to get me? Linearly मतलब अगर फोर्स अप्लाइड 1 यूनिट बढ़ा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 1 यूनिट बढ़ेगा, फोर्स अप्लाइड 2 यूनिट्स बढ़ा तो, इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आई क्या? तो मतलब टिल 19 न्यूटन, जब तक तुम 19 न्यूटन डालोगे तब तक मेरा फोर्स जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो हर वैल्यू को पकड़ेगा जो क्या कर रहा है वहां पे, जो वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं? मतलब मान लो अगर 1 न्यूटन तुमने अप्लाई, फिर फोर्स पकड़ेगा क्योंकि बॉडी के पास अभी टेंडेंसी नहीं आएगी ना मूव करने के लिए। मिनिमम फोर्स कितना है? तो मिनिमम फोर्स से अगर जरा सा भी कम है, मतलब इवन 0.5% कम, 0.5 वैल्यू भी कम है, तो बॉडी क्या करेगी? मूव नहीं करेगी। हाँ, 0.5 से लेके 0.99 के बीच में है तो वो थोड़ा सा टेंडेंसी ला देगा मोशन का, है ना? उसी के बारे में अपन अभी बात करेंगे। यस, इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक, तो अब ध्यान से देखा जाए तो तब तक बॉडी मूव नहीं की जब तक हमने जो फोर्स है वो क्या अप्लाई किया था? 20 न्यूटन से कम अप्लाई किया था। अभी जो ब्लॉक है, सेम सेम ब्लॉक अपने पास है, मालूम है कि सरफेस कैसी है? रफ। ठीक, एफ मिनिमम टू मूव इज 20 न्यूटन्स और मास है 5 kg का, है ना? अब हमने जो फोर्स अप्लाई किया, लेट अस सपोज आई अप्लाइड द फोर्स at the center of mass, and this force is exactly equal to 19.99 newtons exactly. Yes, तो जैसे ही 19.99 लगेगा फोर्स, उस टाइम पे बॉडी तो एकदम तलमिला जाएगी ना, अबे यार ये तो वर्ड्स पे लगा के आके लगा दिया था फोर्स। यस, तो बॉडी के अंदर होगा क्या? बॉडी के अंदर दोनों केस आ जाएगा ना। बॉडी हैव, the body will have, yes, the body will have the tendency to move, but still it is at rest. It is at rest because F external is not greater than F minimum. Are you able to get me or not? मेरी बात समझ में आ रही है कि बॉडी के पास टेंडेंसी आएगा, मतलब बॉडी के पास अब है, ऐसा है कि बॉडी को अगर तुमने 20, अगर इसको सिर्फ 20.01 भी अप्लाई कर दिया तो बॉडी क्या कर जाएगी? एक्सेलरेट। क्या करेगी? लेकिन 19.99 पे क्या है? बॉडी अभी भी रेस्ट पे है। कैसा है? लेकिन वो एफ एक्सटर्नल उसको क्या कर रहा है? मूव कराने की कोशिश कर रहा है ना। एकदम टेंडेंसी ला के रख दिया ना कि हाँ भाई अब तो मतलब तुझे मैं खलास करूंगा, है कि नहीं? बोल है ना? तो अभी जो फ्रिक्शन लगेगा, अब देखो बॉडी की इनर्शिया क्या बोलती है? इनर्शिया बोलती है कि चच्चा तुम तो रेस्ट में हो। इनर्शिया टेल्स रेस्ट में है, रेस्ट में है ना इनिशियली। ठीक, हम एफ एक्सटर्नल के थ्रू क्या जिसमें लेकर आना चाहते हैं? मोशन में। फाइनली तो मोशन में लेकर आना चाहते हैं ना। तो बेसिकली इनर्शिया क्या करेगा? उस रेस्ट कंडीशन को प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा ना।
बॉडी के पास टेंडेंसी आ चुकी है मूव करने की, तो जो भी यहाँ पे वो बॉडी प्रिजर्व करना चाहेगा इनर्शिया, उसके लिए वो पीछे की डायरेक्शन में जो फोर्स लगाएगा, क्या वो अपना मैक्सिमम आउटपुट देगा यहाँ पे? क्या लगाएगा यहाँ पे? मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे आता है मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, जिसका नाम, दूसरा जो नाम है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब ये वो फ्रिक्शन है जहां, तब ये जब अप्लाई होता है व्हेन द बॉडी have the tendency to change inertia of rest to inertia of motion. Is that clear? Understood? तो body have the tendency to change inertia of rest to inertia of motion. उस टाइम पे ये जो फ्रिक्शनल फोर्स अपनी मैक्सिमम इनपुट डालेगा, और वहां पे जो फ्रिक्शन लगेगी उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। क्या चीज बोलते हैं? अब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है एफ एक्सटर्नल का। क्या हो जाएगा? मींस जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स अभी तक एफ एक्सटर्नल की वैल्यू को पिकअप कर रहा था ना, तो अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है वो एफ एक्सटर्नल पे डिपेंड नहीं करेगा, वो अपना मैक्सिमम वैल्यू लगाएगा। हाँ, तब नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अपना मैक्सिमम इनपुट डालेगा, है ना। तो जब इनपुट मैक्सिमम डालेगा, तो वो कैसे डालेगा उसके ऊपर आप ध्यान दें। तो हमें मालूम है कि कोई भी बॉडी जितनी ज्यादा हैवी होगी उतनी ही ज्यादा उसके लिए फ्रिक्शन वर्क करेगा ना। जरूर। तो कोई भी बॉडी की हैवी, मींस अगर वो बॉडी हैवी है या लाइट वेट है, उसकी जो मेजरमेंट होती है, वो जो मेजरमेंट होती है बेसिकली लाइट वेट है या हैवी वेट है, उसको हम क्या चीज के थ्रू करते हैं? नॉर्मल रिएक्शन के थ्रू करते हैं। हाँ, मैंने तुम्हें समझाया था क्या चीज के थ्रू मेजर करते हैं? नॉर्मल के थ्रू। क्या इसके थ्रू? नॉर्मल के थ्रू। नॉर्मल इज द मेजर ऑफ अ वेट, गॉट इट और नॉट? बताया था ना। अगर मान लो तुम्हारा वेट है तो उसकी मेजरमेंट नॉर्मल कर रहा है। जैसे अगर हम मान लें कि अगर एक सॉफ्ट बेड पे मैं खड़ा हूँ और एक बार ग्राउंड पे खड़ा हूँ, तो सॉफ्ट बेड पे क्या मिलेगा? मेरी वेट कम दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वहां पे नॉर्मल की वैल्यू कम होगी। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? सो बेसिकली एफ मैक्स इज डिपेंडेंट अपॉन, नॉट अपॉन एम जी। अगर मान लो तुम इसी रॉड को पानी वाले सरफेस में लेके जाओ तो आराम से ये मूव कर जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो एफ मैक्स है वो क्या इसके ऊपर डिपेंडेंट है? नॉर्मल के ऊपर, वेट के ऊपर नहीं। क्या इसके ऊपर? नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? तो अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे कोई ना कोई कोफिशिएंट आना चाहिए ना। तो इसको हम बोलते हैं म्यू। जो कोफिशिएंट आती है उसको बोलते हैं म्यू, और एस साथ में लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एस। म्यू एस इंटू एन। क्यों म्यू एस लगाएं? म्यू एस को क्या बोलते हैं? म्यू एस इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नो, स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली, मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज बेसिकली सिमिलर विथ कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? हाँ, क्यों आया? क्योंकि बॉडी अभी भी तो रेस्ट में है। तो इसीलिए जो फ्रिक्शन लगेगा, सिंस रफनेस तो चेंज नहीं हो रही है ना। बेसिकली म्यू क्या चीज का मेजर करता है? रफनेस का। व्हाट डज म्यू मेजर? म्यू डिपेंड्स अपॉन रफनेस, याद रखना है ना। तो अगर सरफेस चेंज नहीं करोगे तो म्यू की वैल्यू क्या होगी? चेंज नहीं होगी, है कि नहीं, until and unless the body is in motion। तो अभी बॉडी कैसा है? रेस्ट पे, रफनेस वही है। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगेगा वो कैसा लगेगा? म्यू एस लगेगा। म्यू एस इज बेसिकली सिमिलर टू म्यू इनटू म्यू एल। गॉट और नॉट? मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर ही है, क्योंकि बॉडी अभी कैसी है? रेस्ट में। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? म्यू एस के जगह म्यू एल, बिकॉज द बॉडी, मैं वो साइन कन्वेंशन इसलिए यूज करना चाहता हूँ क्योंकि बॉडी हमारी कैसी है? रेस्ट में। और रेस्ट वाले कंडीशन को अपन हम स्टैटिक से डिनोट करते हैं, है ना। इसीलिए
क्या क्या क्या? Mu L is, I told you now, mu S is basically similar to mu L. No problem with that. You can use any of that. Right or not? So this is what is, you can put mu L also, no problem with that. Approximately equal because in limiting case there is a slight tendency of motion. Right or not? तुम्हें उस दिन बताया था ना, मतलब देखो हो क्या रहा है, स्टैटिक का मतलब होता है कि जो ओवरलैपिंग है परफेक्टली ऐसे है ना, और लिमिटिंग का मतलब होता है कि जो ओवरलैपिंग है वो हल्की सी क्या हो गई है, टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। तो इसीलिए हम ये जो अंदर की ओवरलैपिंग उसी को म्यू से हम डिनोट करते हैं। आर यू एबल टू गेट मी? तो स्टैटिक के केस में सबसे ज्यादा म्यू की वैल्यू होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे परफेक्ट ओवरलैपिंग है। म्यूवेल में थोड़ा सा कम हो जाता है, म्यूवेल में थोड़ा सा कम हो जाता है, बट सिंस इट इज अ the mass is very very big over here, that's why we consider म्यूवेस to be similar to म्यूवेल। आर यू एबल टू गेट मी? ठीक है, तो इसीलिए अब समझ में आई बात कि सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन क्या जिसकी वैल्यू पुट करे लेगा, तो वो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू लेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जीरो है स्टैटिक केस में। लेकिन जो अपने पास लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या करेगा, वो कैसे की वैल्यू पकड़ेगा, तो वो पकड़ेगा मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, ताकि वो बॉडी को मूव ना करा पाए। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? इज दैट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ो। ठीक, तो ध्यान से देखा जाए तो एक बात बताओ, अगर एक ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट पे है, ठीक है, एक ब्लॉक को मैंने क्या किया, एक ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे कैसा रख दिया, रेस्ट पे, है ना? ठीक है, मान लो इसकी मास कितनी है, m, ठीक, और ये इंक्लाइनेशन कितना है, थीटा। तो पूछ रहा है इफ द इफ दिस इज, और ये सरफेस कैसा है, रफ, रफनेस की वजह से ही ये बॉडी कैसा है, रेस्ट पे है, इस इंक्लाइन प्लेन पे कैसा है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैटिक एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। Find the value of static and limiting friction. You think there is nothing given over here. And since the body is at rest, so coefficient of static friction is given as mu. सोच के बताओ, टाइम लेके। Think
हम्म। बताओ क्या होगा। कैचअप हुआ। देखो ध्यान से देखो। अच्छा इसकी वेट कैसी है नीचे, mg, है ना। अच्छा अभी तो हम मूव भी नहीं करा रहे हैं तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। बट लोगों को दिक्कत होती है समझने में, है ना। क्यों दिक्कत होती है, उसके पीछे रीजन। वो रीजन अभी आज क्लियर होगा। मान लो ये एंगल थीटा, तो इधर कितना हो गया mg cos थीटा। जो नॉर्मल है, नॉर्मल की वैल्यू क्या है, ठीक है। mg का, सॉरी सॉरी, इसको नॉर्मल लिख लो, ठीक। अच्छा इस डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है, mg साइन थीटा, है ना, ठीक। अच्छा कांटेक्ट में जब सरफेस है तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा, मालूम है हमें, है ना। कौन सी फ्रिक्शन, पीछे लगेगा क्या, फ्रिक्शन लगेगा, है ना। अच्छा ध्यान से देखा जाए तो बेसिकली जो बॉडी है वो कैसी है, रेस्ट में, कैसी है। तो जो पीछे का जो फ्रिक्शन है बेसिकली वो फ्रिक्शन लग कौन सा रहा है, स्टैटिक, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स mg sin theta is working like a external force or not। mg sin theta क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहा है। तो जो पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कैसा लग रहा है, स्टैटिक, which is trying to prevent the body from moving or not, so that static frictional force must be equal to how much, mg sin। मैंने बोला था ना अभी, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या, जिसकी वैल्यू पिकअप करता है अप्लाइड फोर्स की, है ना। अब ध्यान से देखा जाए तो इसके ऊपर जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, तुम्हें मालूम है कि लिमिटिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, एफ मैक्स। और एफ मैक्स की अभी मैंने वैल्यू बताई कि वो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को पिकअप नहीं करेगा, वो क्या चीज के लिए डिपेंडेंट है, वो अपने आप के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अपने आप को कैसे लिखेंगे, म्यू एस इनटू, तो दैट इज हाउ मच, म्यू इनटू नॉर्मल इज हाउ मच, म्यू mg cos थीटा। सो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्टिंग ओवर हियर इज हाउ मच, mu mg cos theta, while static frictional is how much, mg sin theta। is that clear or not। तो कोई तुमसे पूछे कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इसको रेस्ट में रखने के लिए, तो वो बोलोगे mg sin theta, क्योंकि वही जो फोर्स है वो लग के उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। आर यू एबल टू गेट मी, अंडरस्टूड, टोटली। अब ध्यान से देखा तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो बेसिकली ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, एफ लिमिटिंग must be always greater than F static, such that the body will remain at rest on inclined plane or not। On inclined plane, बोलो हाँ या ना। यस। एफ लिमिटिंग की वैल्यू कितनी है, म्यू एम जी कॉस थीटा, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा। एम जी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ध्यान से देखो तो म्यू की वैल्यू हरदम क्या मिलेगी, ग्रेटर देन tan थीटा। ये मिला या नहीं मिला रिलेशन। और इसी चीज को बोलते हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो थीटा इज लेस देन ऑलवेज tan इनवर्स म्यू और नॉट। ये बोलता क्या है कि अगर आपके पास थीटा की वैल्यू हरदम लेस देन tan इनवर्स म्यू है, अगर लेस देन क्या बोला मैंने, tan इनवर्स म्यू है, तो बॉडी हरदम कैसा रहेगा, इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट पे रहेगा या मूव करेगा, ऑलवेज रेस्ट, ऑलवेज कैसा रहेगा, रेस्ट पे रहेगा ना। आर यू एबल टू गेट मी, इज दैट क्लियर और नॉट। बेसिकली अगर थीटा की वैल्यू हरदम tan इनवर्स म्यू है, लेस देन tan इनवर्स म्यू है, तो बॉडी कैसा है हरदम, द, या
बेसिकली सिंपल सी बात है, उसका मतलब क्या हुआ कि m is always at rest on inclined plane, ऑन इंक्लाइन प्लेन। और इसीलिए इस थीटा के वैल्यू को सच दैट फॉर विच थीटा, इफ थीटा इज लेस देन tan inverse mu, for all these values of theta less than tan inverse mu, for which the body is always at rest, for that kind of angle theta of inclination is called as angle of repose। इसका नाम दे दिया गया, क्या बोला गया, क्या नाम दिया गया, एंगल ऑफ रिपोज। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? इसका मतलब क्या है, क्या हुआ कि ये वही एंगल है जिसके लिए हरदम मेरा बॉडी कैसा रहेगा, रेस्ट पे। कैसा रहेगा, आवाज नहीं आई, कैसा रहेगा हरदम, लेकिन उस थीटा की वैल्यू हरदम कैसी रहनी चाहिए, tan इनवर्स म्यू। कैसी रहनी चाहिए, tan इनवर्स म्यू। आर एबल टू गेट मी? मजा आया? ठीक, चलो आगे बढ़े। चलो सब ध्यान से देखा जाए तो जैसे ही हमें, या डेफिनेटली डेफिनेटली, block, let us consider this block, let it be back. Okay, so now this was all about angle of repose, means all the rest cases and limiting case, है ना। अब अपन ने क्या किया, अब अपन ने 20 न्यूटन से फोर्स क्या की, इस ब्लॉक के ऊपर बढ़ा। अभी जो फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल जो लगाया, उसकी वैल्यू है 25 न्यूटन। कितनी है, 25 न्यूटन, 25 न्यूटन, वर्ड और नॉट। मास वही एज इट इज 5 केजी है। ठीक, अब होगा क्या ब्लॉक में, तो ब्लॉक एक्सेलरेट, ब्लॉक क्या करेगी, एक्सेलरेट। सरफेस इज स्टिल रफ राइट नाउ, तो क्या मेरा बॉडी फ्रिक्शन फील नहीं करेगा क्या, करेगा। कैसे मालूम चलेगा, तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस फोर्स को स्विच ऑफ कर दिया तो दोबारा ये ब्लॉक रेस्ट में जाएगा या नहीं जाएगा। इसका मतलब कोई ना कोई तो फोर्स लग रही है ना रिलेटिव मोशन के लिए पीछे की ओर, अगर सरफेस रफ है ना। तो इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन इज स्टिल प्रेजेंट राइट नाउ, इजंट इट? बट देन द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज दिस फ्रिक्शन बेसिकली। तो अब ध्यान से देखें तो ये जो फ्रिक्शन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, काइनेटिक। क्योंकि अभी बॉडी कैसा है, मोशन में, मोशन ऑफ द surfaces
इज प्रेजेंट नाउ, मोशन ऑफ सरफेसेस क्या है, प्रेजेंट है। तो उस टाइम पे जो, हाँ उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगा उसका नाम क्या दिया गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या नाम दिया गया? अब ध्यान से देखो तो अगर मान लो सरफेसेस को हम ध्यान से नोटिस करते हैं तो पहले जो मान लो जो पहली बॉडी थी वो कुछ इस तरह की थी। तो जब वो परफेक्टली रेस्ट पे था तो जो ये ओवरलैपिंग था कुछ इस तरह का था, ए बी। जब लिमिटिंग हुआ तो ओवरलैपिंग चेंज हो गया। ओवरलैपिंग अभी कैसा है, कुछ इस तरह का है ना, मतलब हल्का हल्का टेंडेंसी है बॉडी को मूव कराने का, है ना। इज दैट क्लियर? ए बी। अब काइनेटिक में क्या हो जाएगा, काइनेटिक में ये जितने सारे ओवरलैपिंग है ना वो ऑलमोस्ट नल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? है ना, मतलब जो, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्रेस्ट रहेगा और ट्रफ भी एक दूसरे के ऊपर रहेगा। आर एबल टू गेट मी और नॉट? अब ध्यान से देखा जाए तो किसके बीच में ओवरलैपिंग, सबसे फर्स्ट केस में ओवरलैपिंग ज्यादा है, मतलब ये स्टैटिक केस है ना। तो मान लो स्टैटिक केस में जो फ्रिक्शन, बेसिकली जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो ओवरलैपिंग के बारे में बात कर रहे हो उसको क्या जैसे डिनोट किया, म्यूएस से। क्या जैसे? म्यूएस। और लिमिटिंग वाले केस में म्यूएल से डिनोट किया, और यहाँ पे जब मूव करने लगा तो उसको हम क्या जैसे डिनोट किया, म्यू के। आर एबल टू गेट मी और नॉट? तो जो म्यू के की वैल्यू होगी ऑलवेज लेस देन, and all it will be always less than mu l, and mu l will be almost similar to mu s or not, बेसिकली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मूविंग केस आ जाता है तो इवन जो रफनेस की कोफिशिएंट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? यस। अब ध्यान से देखो तो अगर हम अगर सोचें तो अगर कोई बॉडी कंसिडर किया, लेट सपोज अगर अपन ने कंसिडर किया एक ट्रक को और एक कार को जो रोड पे मूव कर रही है, तो अगर दोनों का इंजन ऑफ किया तो सबसे पहले मालूम चलेगा कि ट्रक स्लो हो गई। कौन सी स्लो हुई सबसे पहले? क्यों स्लो हुई? क्योंकि उसकी मास क्या है, ज्यादा, मतलब उसका रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड ज्यादा है ना। तो ये जो बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना बेटा, नाइदर वो एक्सटर्नल फोर्स को पकड़ते हैं ना ही वो इस रेस्ट पे डिपेंडेंट है। वो बेसिकली क्या जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, फिर से नॉर्मल के ऊपर डिपेंडेंट है। बट जो यहाँ पे सिंस हमें मालूम है कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का हमने नाम दिया म्यू के। क्या लिखा? म्यू के। क्यों म्यू के यूज किया? दिस म्यू के इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हाई नॉट, मतलब इसमें हमने म्यूएस या म्यूएल क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमें मालूम है कि जो ओवरलैपिंग है वो काइनेटिक के केस में क्या हो जा रही है, चेंज। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? So that's why we define this friction. Although it is, see, limiting friction was also dependent upon normal, and this is also dependent upon normal. ध्यान से देखो तो देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, इसके ऊपर डिपेंडेंट, नॉर्मल के ऊपर। और यहाँ पे भी ये जो फ्रिक्शन है वो नॉर्मल के ऊपर डिपेंडेंट, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एक में म्यू एल यूज हो रहा है और दूसरे में क्या यूज हो रहा है, म्यू के। और म्यू एल की वैल्यू हरदम म्यू के से कैसी रहेगी, ऑलवेज ज्यादा, ऑलवेज ज्यादा रहेगी। कैसी रहेगी? या आर एबल टू गेट मी और नॉट? इज दैट क्लियर? तो अब ध्यान से देखा जाए तो इन तीनों की अगर हम ग्राफ बनाएं, अगर मान लो मान लो ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये अप्लाइड फोर्स है, तो ध्यान से देखो तो सबसे पहले हर पॉइंट पे मालूम है हर अप्लाइड फोर्स के लिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, सबसे पहले इंक्रीज करेगा, जिसको हम स्टैटिक रीजन बोलते हैं ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट आएगा। क्या आएगा? ब्रेकिंग पॉइंट। अब यहाँ से जो ग्राफ होगी वो क्या होगी, पहले फ्रिक्शन बहुत ज्यादा मैक्सिमम होगा और उसके बाद जैसे ही वो बैरियर क्रॉस हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हल्की सी कम हो जाएगी ना, क्योंकि अब जो ओवरलैपिंग है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आर यू एबल टू गेट मी? तो ये जो रीजन है इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन रीजन। बेसिकली दैट बम्प मीन्स
See, you know that till some limit the friction will increase, but after that the friction is going to decrease now because relative motion will appear. Okay. Are you able to get me? And after that, you know that this friction is maintained by mu k into normal, and that is why we call this region as kinetic friction region. Is that clear? मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? You understood everything? So this was the theoretical description of each and every point of friction. Are you able to get me or not? Let us little bit bring one more case. अब ध्यान से देखो तो अगर मान लो एक रोड पे एक पर्सन चल रहा है, क्या चल रहा है? एक पर्सन, मतलब हाँ, अगर मान लो स्मूथ सरफेस है तो वो तो चल ही नहीं पाएगा, है ना? क्या कर जाएगा? स्लिप कर जाएगा। तो मतलब अगर पर्सन, हाँ, बेसिकली जो पर्सन है वो चल कैसे रहा है, तो वो पर्सन जो है तो मालूम है कुछ इस तरह से चल रहा होगा, है ना? ओके, वर्ड और नॉट, है ना? ऐसे ही चलेगा ना। मान लो इसकी मास कितनी है? एम। मास कितनी है? एम। और जो ये जो सरफेस है वो कैसा है बेटा? रफ है। अभी चलने के लिए क्या मिला इसको? रफ सरफेस मिला। ठीक। तो ध्यान से एक बात बताओ, फाइंड द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, यू थिंक, व्हाट डू यू मीन बाय मीन व्हाट? इट्स योर क्वेश्चन, नॉट माइन। हाँ हाँ, थिंक, आई डू नॉट नो, थिंक वंस अगेन। थिंक वंस अगेन। यस। मतलब ध्यान से देखो, बेसिकली कैन आई से दैट दिस इज नथिंग बट, कैन आई ट्रीट अ मास of this person as a block of mass m? Yes. So this is my mass m, isn't it? Now, if I look over here, there is a force, external force. If a person is walking, there is an external force, no? So definitely there the friction will be present. Yes. Are you able to get me? For that, friction what will happen? Basically, there will be a particular for this mg. There will be a normal reaction also, isn't it? अब ध्यान से देखा जाए तो बेसिकली फ्रिक्शन होता क्या है? कॉन्टैक्ट या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? नॉर्मल कौन सा फोर्स होता है? तो बेसिकली द रिजल्टेंट ऑफ देम विल गिव मी द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉट. So this is going to be my resultant contact force. Is that clear? So simple सी बात है. You know that F resultant contact force is basically how much root under F square plus how much? N square. Yes, but the body is at rest right now. Body कैसा है अभी? बॉडी कैसा है? रेस्ट में. तो ये जो फ्रिक्शन लगेगा, मतलब या फिर मान लो बॉडी मूव कर रहा हो, जो कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी हो जाए, जो फ्रिक्शन है यहाँ पे हम
मानते हैं कि ये जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कैसा फ्रिक्शन लग रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है, बॉडी इज इन द टेंडेंसी ऑफ मूविंग या फिर कुछ भी, सो दैट विल बी हैविंग अ मैक्सिमम फ्रिक्शनल केस और नॉट. Yes, so if it is a maximum frictional case, it will be just what? Root under, sorry. We see, we can't see. When a person puts his leg, when the person is going to put his leg, he is in the momentarily rest condition or not. So when he is in the momentarily rest condition and he is trying to move, basically that's a case of once again the condition for the tendency to move case or not. You only think if you stop yourself, you will definitely stop over there now. So that means what? What you have? You have both the tendency at each and every moment, the tendency to move and the tendency to be at rest, isn't it? And that's when maximum frictional force can occur. And even if it is, because the body is always at momentarily motion condition, isn't it? The body is neither in fully motion, neither fully it is at rest. When you are just putting your leg, you are at a rest condition, isn't it? But you have the motion to make your leg go forward or not. So that's why F max occurs over there, because F max is when F max is going to occur when when I am as at the condition of both at rest and both at motion ना, है ना, मतलब जब मेरे पास टेंडेंसी होगा मोशन का तभी तो F max वर्क करेगा ना. यस. तो ये बॉडी के पास हरदम वही टेंडेंसी है ना, बॉडी को अगर मान लो तुमने अगर लेगो से पुश नहीं किया तो बॉडी वहीं पे तो रेस्ट पे आ गई ना. मतलब वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम आएगी, इसीलिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो कौन सी लगा रहे हैं, एफ मैक्स हरदम लगाते हैं. इज दिस क्लियर? गॉट इट. और अगर मान लो एक्सेलरेट भी गया, कुछ भी किया, अगर मान लो कुछ भी किया, तो यहाँ पे या तो एफ मैक्स लगेगा या फिर काइनेटिक लगेगा. अगर ये ब्लॉक है तो क्या लगेगा? काइनेटिक काम में आएगा. इज दिस क्लियर और नॉट? तो मानते हैं कि फर्स्ट केस जो है वो मोमेंटरली पर्सन वाला केस है. फर्स्ट रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स फॉर द पर्सन में निकालता हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू एस इंटू एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ना. तो ध्यान से देखा जाए, एफ म्यू एस स्क्वायर सॉरी, एन बाहर आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है, एम जी रूट अंडर वन प्लस म्यू होल स्क्वायर. दैट्स माई वॉट, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स. इज दिस क्लियर? वन प्लस म्यू स्क्वायर ना, करेक्ट ना? इज दैट क्लियर? Now, if it is kinetic, so that here it will be mu s, and if it is a block which is moving in kinetic case, so it will be changing to mg root under 1 plus mu k whole square, isn't it? That's all. That's a change. Is that clear or not? That's my resultant contact force. Is that clear? So basically, what is this resultant contact force? Actually, when the body is moving, it is not balanced by my normal. It is not balanced by my friction. It is balanced by this resultant contact force which works on the center of mass and keeps the body at rest in that whole plane. Are you able to get me or not? Understood. So this resultant contact force will make some angle theta with the vertical or not? And that theta with the vertical will give me, like I can write tan theta is equal to what? Frictional force divided by normal n, isn't it? Is that clear or not? So basically, once again, if you will find frictional force is what? Either mu k into normal or mu s into normal. So tan theta is once again exactly equal to mu or not? Either mu s or mu k. So this value of tan theta for which it is at equal to mu s or mu k, we call it as, this angle theta is called it as angle of friction. क्या बोलते हैं इसे अपन? Friction. Is that clear or not? मेरी बात समझ में आई क्या? मेरी बात समझ में आई totally? So I taught it two to three things. Magnitude wise, but the term wise it is totally different. Angle of friction is the angle between the resultant contact force and the normal. हाँ, क्योंकि ये जो देखो, पहले अगर स्मूथ सरफेस रहता तो नॉर्मल बैलेंस करता है बॉडी को, है ना.
लेकिन अब फ्रिक्शन आया तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स किधर लगा, इस डायरेक्शन में लगा ना, जो कि बॉडी को बैलेंस कर रहा है। तो इसीलिए नाम दे दिया गया कि ये जो जो पहले जो रिएक्शन था वो शिफ्ट हो गया, उस शिफ्ट को ही नाम दे दिया गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। आर यू एबल टू गेट मी और नॉट? If there would have been no friction, this shift would have never ever been possible. Is this clear? Angle of repose is that particular angle for which the body remains at rest on inclined plane, right or not? For inclined plane only. Is that clear? So, is that clear? So basically, I'll define it. Angle of repose and angle of concept तो समझ में आ गया ना? बस मैग्नीट्यूड वाइज दोनों कैसे हैं? सेम। हाँ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन में भी tan थीटा की वैल्यू क्या इसके बराबर है? म्यू। और इसमें जो tan थीटा की वैल्यू है दैट इज लेस देन म्यू, इजंट इट? एक ही दिक्कत है, एक में क्या है लेस और एक में क्या है मोर। सॉरी, tan थीटा की वैल्यू, हाँ, tan थीटा इज लेस देन म्यू। इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर? तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है? द एंगल, हाँ, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा for which blocks remains at rest on inclined plane is called as angle of repose. ठीक है, तो एंगल ऑफ रिपोज किसको बोलते हैं? वो एंगल थीटा जिसके लिए इंक्लाइन प्लेन के ऊपर बॉडी कैसा है? हरदम रेस्ट में है। कैसा है? और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? द एंगल मेड बाय resultant contact force with the normal when the body is either at rest or motion or motion, then it is called as angle of friction. Is that clear? Understood totally? So this was all about friction till now. We'll include this friction for the different cases like inclined plane and all, and then we can include some hard questions based upon that, and then we can move to another chapter which we call it as work power and energy. Is that clear or not? Okay, so do you want to do one more question? एक क्वेश्चन करके चलेंगे, है ना? ठीक, बोल रहा है I placed one block of mass in such that the force is acting at an angle theta. थोड़ा चेंज करते हैं, this will not give the clear idea. The force is making some kind of angle theta with the horizontal. Okay, this is F and the surface is rough. If the mass of the block is m, surface कैसा है? Rough, with coefficient of friction as mu. Coefficient of friction कितना दिया हुआ है? Mu. बोल रहा है find the acceleration of block.
बताओ क्या होगा? You are getting some complicated. Yes, there will be a complicated answer. अच्छा, अब ध्यान से देखा जाए तो दिस फोर्स विल हैव टू कंपोनेंट्स, isn't it? One along this side, one along upwards. I'll draw it over here. Let us suppose this is my mass m. So this force has how many components? Two components. This is theta. So then this force has two components. Basically, one is F cos theta, and then there is in upward direction F sin theta, isn't it? Can I resolve like this way now? This is F cos theta. Mg is downwards, normal is upwards. Yes, so the friction will be in behind direction, and this friction is going to be kinetic friction because body is accelerating. Then you know how to write the acceleration equation of accelerating force F cos theta minus opposing force kinetic friction is equal to my mass into acceleration A or not. But what is kinetic friction? Mu into normal n is equal to m into A. So F cos theta. But what is normal over here? Normal will be mg minus F sin theta, no? Is equal to ma. Are you able to get me? So the equation becomes what? F cos theta, F common, that is F cos theta common, and yeah, F cos theta plus mu sin theta minus mu mg by m, that is my acceleration A. Is this clear or not? Understood. So we'll do some more questions, but I'll pick up. Let us see. Will tomorrow? Tomorrow is there a holiday for you?